जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज़। दोस्तों, मामला क्या है? मामला हालांकि 2-3 दिन खबर पुरानी हो गई, लेकिन बराक ओबामा के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा एनालिसिस किया, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से, जब से मोदी जी वहाँ से आए, तो जो मोदी गवर्नमेंट के जो क्रिटिक्स हैं, खासकर उनमें सबसे आगे पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी और एक अभिसार शर्मा, इन सब को सुन रहा हूँ। और भी बहुत सारे दूसरे जो क्रिटिक्स हैं, और ओपन क्रिटिक एक बहुत ही अलग लेवल पर ले जाकर करते हैं, मैं उसे घटिया लेवल कहूँगा। जिस तरीके से वो क्रिटिसिज्म करते हैं उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जब बराक ओबामा ने स्टेटमेंट दिए उस टाइम पर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि कहीं ना कहीं वो खेल क्रेडिट वाला मामला था, लेकिन क्या हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक इस लेवल का बंदा जो दुनिया का एक लीडर, जाना माना बहुत बड़ा लीडर रह चुका हो, वो अगर अपने घर आए मेहमान के आने के समय पर एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो हमें क्या उसे इग्नोर करना चाहिए सिर्फ पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल मूव समझकर, या कहीं ना कहीं अपनी गिरबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए? क्योंकि इस समय पर जो रिएक्शन आया और पूरी की पूरी डिबेट मोदी जी के, खासकर टीवी डिबेट मोदी जी के अमेरिका के दौरे को लेकर, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस चीज़ को इस लेवल पर खींचने में कामयाब हो गया कि कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है, और यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो हालत ख़राब हो चुकी हैं। और बराक ओबामा जिस तरीके से कह चुके हैं, इंडिया में पुल अपार्ट, अगर इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स को ढंग से नहीं संभाला गया, ढंग से नहीं देखा गया। मैं बहुत इम्पोर्टेंट तरीके, मतलब एक बहुत ही डीप लेवल पर इसको सोच रहा था कि यार, क्या सच में इंडिया का जो मामला है उसमें हमें ओबामा की स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में जानना चाहा कि इसका पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखो। पहले अमेरिका के मामले में, कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और बंदे का नाम मुसलमान है, कोई खान लगा हुआ है कुछ भी, तो चाहे वो शाहरुख खान हो तो उसके भी एयरपोर्ट पर कपड़े उतर के कैविटी तक चेक होगी। चाहे वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खाकान अब्बासी हो, उसके भी कपड़े उतरेंगे। सलवार तक उतार ली गई थी, वो पठानी कुर्ता पहन के गया था, उसकी सलवार तक एयरपोर्ट पे उतार ली गई थी, उसका वीडियो तक वायरल हुआ था। अगर टीम दिखा पाए तो दिखा देगी। इसी तरीके से ग्वांतानामो बे, जिसके अंदर न जाने कितने मुसलमान लड़कों को सिर्फ इसलिए भर्ती करना, मतलब वो उठाकर जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे। या इराक के अंदर जो सेल बनाई गई कंट्रोवर्शियल, वो आज भी मौजूद है, और अब उसमें भले ही प्रिजनर्स कम हो गए, लेकिन अभी भी प्रिजनर्स हैं और सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। ये इस तरीके का माइंडसेट रखने वाला कंट्री जो हमारे देश पर उंगली उठा रहा है माइनॉरिटी के राइट्स के नाम पर, उसके खुद के देश में माइनॉरिटी राइट्स का मामला क्या है? अगर इनसे पूछ लिया जाए तो पता लगेगा कि माइनॉरिटी राइट्स के बहुत बुरे हालात हैं इनके देश में। फिर भी मैंने इनको इग्नोर नहीं किया, लेकिन ये सोचने पर तो मजबूर की हुआ कि बराक ओबामा है कौन? या मैं उसे एक अमेरिकन समझूं? अमेरिकन है और पॉलिटिशियन भी है। एक पर्सनैलिटी में ये इंटरनेशनल सोशल वर्कर भी है, इंटरनेशनल सोशल वर्कर भी है। और लास्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं ये दिखने की कोशिश कर रहा है वेल विशर ऑफ इंडिया। चलो इसे ऑर्डर में लगाकर थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले बराक ओबामा बाय बर्थ और बाय हार्ट अमेरिकन है, और अमेरिका के अंदर रहकर पॉलिटिक्स करता है, यानी अमेरिकन पॉलिटिशियन है। अब अमेरिकन पॉलिटिशियन है तो कहीं ना कहीं वांट्स टू डू गुड फॉर अमेरिका, गुड फॉर अमेरिका, but by his
बट बाय हिज पार्टी। या तो वो खुद करे या उसकी पार्टी करे। तो यानी अमेरिका में रह के अमेरिका के इंटरेस्ट उसके पहला प्रायोरिटी है, लेकिन वो इंटरेस्ट के लिए जो काम होगा वो उसकी पार्टी करे। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरनेशनल सोशल वर्कर्स की फॉर्म में। अगर आप देखें तो अगर ये पॉलिटिशियन रिटायर होकर इंटरनेशनल सोशल वर्कर की फॉर्म में है तो असलियत में ये एक ढोंग कर रहा है, असलियत में ये एक पार्टी वर्कर है जो पूरी ताकत से चाहेगा कि उसकी पार्टी ही सत्ता में रहे और डेमोक्रेट्स ही सत्ता में रहें, डेमोक्रेट सत्ता में रहे और बाइडन जो है उसको कैसे ना कैसे करके इसे सपोर्ट करना है। क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं कि भले ही बाइडन इस टाइम पर राष्ट्रपति है, लेकिन सत्ता की असली चाबी अभी भी ओबामा के पास मौजूद है। अब सवाल यह है वेल विशर ऑफ इंडिया, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये वेल विशर ऑफ इंडिया हो कैसे सकता है। ये बस ये है कि इसके बयान इस तरीके से होंगे कि ये मैनिपुलेट करेगा इंडिया को ताकि बेनिफिट हो अमेरिका को। सिर्फ इतना अमेरिका की इंडिया से दोस्ती है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला मामला है अमेरिका की। यानी ये अमेरिका का इंडिया का वेल विशर कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना वेल विशर हो तो ब्लैक लाइव्स मैटर्स जो इनकी मामला है तो उसके अंदर बराक ओबामा जो है कुछ अच्छा करते, क्योंकि उसके मामले में कोई स्टेटमेंट आपको आज तक नजर नहीं आएगी और किसी भी तरीके का वहां पर कुछ बढ़िया या इंप्रूवमेंट होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या हम बराक ओबामा की इंटेंशन, तो मेरे हिसाब से मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके सामने देखता हूं जब मैं इस स्टेटमेंट को नोटिस करने की कोशिश करता हूं कि इसे इंडिया के माइनॉरिटी राइट्स की चिंता है और स्पेसिफिकली ये माइनॉरिटी राइट्स उस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं और कहीं ना कहीं लड़ाई क्रेडिट को लेकर है और अगले साल इंडिया में इलेक्शन है और उस इंडिया के अंदर इलेक्शन के अंदर किसी भी तरीके से अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया के अंदर कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट मौजूद हो। तो ये हमारे इस लेक्चर का पहला हिस्सा कि बराक ओबामा की स्टेटमेंट दी, उसके पीछे का लॉजिक मैं क्या ढूंढूं। लेकिन क्या हम सच में इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी इंटेंशन के चक्कर में उसने एक जो क्वेश्चन उठाया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे कंट्री के भविष्य पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत अलग ही असर डाल सकता है। तो मैंने इसको एक तरीके से और देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जाए, मतलब वीडियो बनाया जाए। असल में जो मामला उठा है वो उठा है इशू ऑफ माइनॉरिटी राइट्स के। जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनका इशू यहां पर है। माइनॉरिटी राइट्स का मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकार। अब सवाल यही है, अगर ये मतलब बराक ओबामा का कहना है कि अगर माइनॉरिटीज को उनके राइट्स नहीं मिले तो इंडिया में पुल अपार्ट, कि भारत जो है वो बंटवारा हो सकता है, यानी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरीके का कुछ भी समस्या आ सकती है या शायद एक और पाकिस्तान बन सकता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जिन माइनॉरिटी राइट्स की बात की जा रही है वो क्या है या किस तरीके की बात की जा रही है। देखो दोस्तों, माइनॉरिटी राइट्स के अंदर जो सबसे मेन बात है वो एक तो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक और लीगल जो हमारे क्या नाम है वैधानिक अधिकार हैं यानी कानूनी अधिकार हैं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल की राइट्स की बात करता हूं तो आर्टिकल 14 में हमारे को राइट टू इक्वालिटी है। 15-16 में हमारे को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, जन्मस्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगी, यानी प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह से लेकर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा जो भी है उनके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। जॉब्स जो मिलेंगी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 इन्हीं के लिए, सबके लिए इक्वली है, कोई डिफरेंस नहीं है। आर्टिकल 20 जो है या 21 जो है उसको देख लिया जाए तो उसमें सब बराबर है। आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक के अगर आप राइट्स देखेंगे तो वो सबके लिए हैं और इक्वल राइट्स हैं। आर्टिकल 29 से और 30 जो है वो तो स्पेसिफिकली माइनॉरिटी राइट्स को डिफाइन करने के लिए बताए गए हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में हम यहां अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या हमारे जो बाकी लीगल राइट्स हैं, क्या इसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? मैं इन सबके वीडियो शुरू से देख रहा हूं, वो एक बार भी ये प्रूव नहीं कर पाए कि इनमें से किसी के राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो बार बार कहते हैं कि जेल में बंद कर देना, जमानत ना होने देना। हमारे यहां इन सब के लिए कोर्ट मौजूद है, और कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर क्या सिर्फ मुसलमान को ज्यादा टाइम लगता है या एक हिंदू को भी टाइम लगता है? मैं अभी सुन रहा था एक केस की, एक महिला, वो हिंदू ही थी, 14 साल या 15 साल उसने जेल में इसलिए बिताए क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि इसने 2 रुपए के बीड़ी का बंडल जो था वो चोरी कर लिया, और उसके ऊपर मुकदमा चला, और उस मुकदमे में प्रूव हुआ नहीं हुआ पता नहीं, उसका बेटा जो छोटा था वो बड़ा हुआ, तब जाके वो पुलिस के चक्कर काटता है, तब कहीं वो जाके औरत छूटती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, पूरे पूरे खानदान बंद पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जब तक उनकी कोई कानूनी लड़ाई ना लड़ रहा हो। अब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे लीगल सिस्टम जो सबके लिए पीड़ादायक है, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। क्योंकि अगर वो, मैं भी जानता हूं कि अगर मेरे को अगर कोई छोटा मोटा मामला है तो मैं उसे ले दे के हाथ पैर जोड़ के कैसे भी करके बाहर ही निपटाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार कोर्ट में चले गए तो हमारे जस्टिस, जो चीफ जस्टिस साहब है, मेरे ख्याल से दीपक साहब थे, चौहान सर थे, वो कहते हैं, जस्टिस चौहान CJI थे, वो कहते हैं, वो रोते हुए कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो अधिकार मिलना है वो बड़ा मुश्किल है, न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर मुसलमान की ही बात है तो हमारे जो सलमान खान जी हैं, जी तो खैर क्या छोड़ो, चलो सलमान खान है, वो दारू पी के गाड़ी चला रहा था, आरोप है, एक दिन जेल में रह के आया हो तो बता दो, मुसलमान नहीं है तो। उसके बाद काला हिरन मारने के मामले में वो एक दिन जेल में रह के आया हो तो बता दो। शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, उसको कैसे कहा वो देख लिया, वो बता दो। लेकिन जब टाडा का मामला आया तो सुनील दत्त की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और सुनील दत्त वहां पर सेंटर में मिनिस्टर थे, और संजय दत्त उठा के टाडा के अंदर बंद हो गया, और किसी की औकात नहीं उसे छुड़ा दे। वो माइनॉरिटी राइट्स उस टाइम पर कहां थे? अब वही चीज आप इधर आके देख लो। अच्छा, इन्होंने शोर मचाया अलग अलग लेवल पर, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते करते पहलवान बेटियों के ऊपर आ गए। देखो यार, पहलवान बेटियों का मामला बिल्कुल ठीक है, अगर वो सारी की सारी बेटियां, फोगाट बहनें जो हैं, वो सारी की सारी जेन्युइनली एक जगह आकर खड़ी हो जाती, और कहीं ना कहीं बाकी सारे सीनियर जूनियर सारे पहलवान वहां आकर खड़े हो जाते, जूनियर सारे गायब हुए, सीनियर उनकी बहनों में आपस में नहीं बन रही है, एक परिवार बैठा हुआ है, और उसके अंदर भी न्याय को अपना काम कर लेने दो भाई। FIR की बात है, पॉस्को लगाने की 3 जो कंडीशंस है, उसमें पहली कंडीशन है तुरंत कंप्लेंट हो, तुरंत। 2 साल बाद अगर कंप्लेंट है तो सवालिया निशान है। तो उस लीगल एक्ट में एक बार जाओ तो सही यार, वहां कोई जा नहीं रहा। खैर चलो, वो माइनॉरिटी का तो मामला है भी नहीं, अभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए यहां पर। लेकिन असल में इन लोगों ने जो शोर मचाया है, या जहां भी जो भी डिबेट्स डिस्कशंस करी, वहां के जिस बिहाफ पर अगर हम देखते हैं कि कहां पर माइनॉरिटी को जो है वो राइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो हम यहां देखेंगे जैसे गो हत्या, एनकाउंटर्स, घर तोड़ने के ऊपर शोर मच रहा है, CAA NRC के मामले में, ट्रिपल तलाक, मदरसा इशू, स्लोगन गोली मारो, उसके बाद देश के गद्दारों को गोली मारो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हीटेड कम्युनल डिबेट्स जो टीवी के ऊपर हो रही, ये सारे शोर हैं। NSA लगाने का मामला है,
370 को भी ये लोग कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। 370 एंटी मुस्लिम। आरफा मैडम, रवीश भाई साहब, प्लीज यार कुछ तो बेशर्मी को, कुछ इतनी भी बेशर्मी मत करो कि हजम भी ना हो। 370 देश का मामला, वो हिंदू मुसलमान का कहां से आ गया यार? मतलब आप तो यार बिल्कुल ही जलील हो चुके हो। मतलब जलीलों वाली हरकत मत करो। लव जिहाद, लैंड जिहाद, उत्तराखंड हिमाचल में जो इशू है, मॉब लिंचिंग है, रायट्स है। तो सवाल मेरे दिमाग में ये आया, जो जो ये सारे मुद्दे गिनवाए गए, इनमें ठीक है कॉमन मामला जो है वो मुस्लिम्स का है, लेकिन क्या सच में सारे मामले केवल मुस्लिम्स के हैं और सारे मामले एक जैसे हैं? क्योंकि इनमें सब में मुस्लिम है तो सारे मामले एक जैसे हैं, या इनमें किसी तरीके का एक डिफरेंट, या इनको कैटेगराइज किया जा सकता है? तो मैंने मोटे तौर पर यह देखा कि यार ये सारे एक जैसे नहीं है, इनको कैटेगराइज किया जा सकता है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है, इसका थोड़ा सा ये देख लिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई समस्या रही नहीं, और कहीं पर भी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं रही। कॉमन आदमी जो है उसके लिए किसी तरीके की कोई समस्या नहीं रही। बाकी सब पे डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय योजना है, उनके अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप उसमें देखेंगे क्या नाम है, वो उस्ताद योजना से लेकर बहुत सारी दूसरी योजनाएं जो स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए बनाई गई, उसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। जो हज मामला है उसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। हाँ, जो इशू है उनके ऊपर डिस्कस करूंगा और उसके पीछे रीजन भी डिस्कस करेंगे कि क्यों है ऐसा, ठीक है। तो अगला, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ये लड़ाई हालांकि शुरू तो उस मोमेंट पे हो जाती है जब इस्लाम के अंदर दुनिया के हर उस धर्म को नकार दिया जाता है जो उनसे एग्री नहीं करता। देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन सच्चाई है। जो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल से एग्री नहीं कर रहा और आप उसे नकार रहे हैं, तो आपकी हर उस इंसान से लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई मेरे से सेटिस्फाई नहीं है तो वो वाजिबुल कत्ल है, काफिर है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं वो मैं दुनिया से लड़ता ही फिरूंगा। मैं उम्मीद कैसे कर सकता हूं कि कोई मेरे से प्यार से रहे? तो वो जो फंडामेंटल इशू है उसके ऊपर भाई वो सभी को कहीं ना कहीं शिकायत है उससे। भाई मुझे भी शिकायत होगी कि सीधी सी बात है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं और करूंगा क्योंकि मुझे उसका बेसिक प्रिंसिपल पता है। अब क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करता हूं तो कोई दूसरा XYZ जो मूर्ति पूजा के उस विश्वास ही नहीं करता, उसे उस मूर्ति की ताकत का पता ही नहीं है कि वो मूर्ति क्यों पूजा की जाती है, वो इंसान आके मुझे बता रहा है कि तू मूर्ति पूजा मत कर। जबकि मैं उससे पूछता हूं कि भैया मैं, चलो ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, तो तुम ऐसे, मतलब मैं सवाल तो क्रॉस क्वेश्चन में भी पूछ सकता हूं, और ऐसी बहुत सारी डिबेट्स में मैं मतलब फेस कर चुका हूं इस चीज के मामले में। खैर, मूर्ति पूजा के ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, मेरा विश्वास है मैं करता हूं, काम खत्म, ठीक है। और कई बार बच्चों को क्लास में समझा चुका होता, और मेरे को क्लास के अंदर बच्चे उससे पूछते हैं मेरे से कि सर ये मूर्ति पूजा का कंसेप्ट, फिर मैं उनको बताता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा बाद में, लेकिन क्योंकि देखो हर चीज निर्गुण निराकार से ही, सगुण साकार से ही निर्गुण निराकार तक पहुंचा जा सकता है। और अगर कोई सगुण साकार को ही नहीं समझ पा रहा तो और वो निर्गुण निराकार की बात कर रहा है, तो उसका निर्गुण निराकार अधूरा है। ये किसी संत की कोट है, मैंने पढ़ी थी, नाम याद नहीं आया, आप समझो। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सारा कॉलोनियल एरा की। इस कॉलोनियल एरा को अगर आप उठाकर देखोगे तो ब्रिटिशर्स के लिए लूट ऑफ इंडियन रिसोर्सेज जो था वो सबसे मेन कंसेप्ट था। लूट ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर पार्ट था कि भैया इंडियन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब आप हुआ मतलब ब्रिटिशर्स लूट रहे थे। अब यहां पर उनके लिए दो चैलेंजर सबसे बड़े थे, वन वर हिंदूज, अदर वर मुस्लिम्स। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, अच्छे थे, बुरे थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा वो मैं बाद में देखूंगा। मेरा उसमें कोई खास लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स
हिंदुओं में ज्यादा हुए, जल्दी हुए, और कहीं ना कहीं मॉडर्न डायरेक्शन में हुए। और उस रिफॉर्म में एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा पहले आगे जो निकले वो ब्राह्मण्स निकले, क्योंकि ब्राह्मण हिंदुओं में वो कम्युनिटी है जिसका पढ़ने लिखने, शिक्षा और शास्त्रों से अच्छा खासा लेना देना रहा है। आई बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण कम्युनिटी। तो मेरी सीधी सी बात यह है, मेरे घर में मेरे पिताजी ने मुझे साफ कहा, बेटा मैं तुझे कुछ प्रॉपर्टी में दे के जाऊं ना दे के जाऊं, लेकिन पढ़ाऊंगा और अंत तक पढ़ाऊंगा। अगर तू शिक्षा अच्छी ले लेगा तो तू कुछ भी कर जाएगा, तुझे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज मैंने महसूस करी कि पैसे के पीछे दौड़ने की जगह मैं किताबों के पीछे दौड़ता हूं, वो पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो पैसे तो फिर दो रोटी चली जाती है। साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो पैसे का वो लालच बचता नहीं। अब अपने बच्चों को मैं यही सिखा रहा हूं, अपनी बेटियों को, कि बेटा देखो किताब मत छोड़ना जीवन भर। ये चीज मेरी नहीं, मेरी फैमिली के अंदर लगभग सभी के अंदर है कि बेटा किताब नहीं छूटनी चाहिए। अब आप किताब नहीं छोड़ेंगे तो यानी पढ़ने लिखने का ट्रेडिशन है। पहले वो संस्कृत पढ़ रहा था, बाद में पता लगा पर्शियन पढ़ ली, उसके बाद जब इंग्लिश आई तो इंग्लिश पढ़ ली। अब इंग्लिश पढ़ी तो इंग्लिश के आइडियाज सीखने शुरू कर दिए। अब आप सोच कर देखिए। और क्योंकि नॉलेज है तो जिस चेचक की स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन के दावे ठोकते हैं ये यूरोपियन ब्रिटिशर्स, इन सालों को कुछ नहीं आता था। बंगाल के ब्राह्मणों ने वो चेचक की वैक्सीन बना के तैयार करी थी, तब जाके उनको समझ में आया था। और हमारे शास्त्र पढ़ पढ़ के ये लोग आज के दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एकदम से आगे बढ़ा रहे हैं। भाई वैक्सीन की सबसे पहली खोज इंडियंस ने करी थी, ये हम दावे के साथ कह पा रहे हैं, और इसका अभी सबूत निकलने शुरू हो गए। हो सकता है थोड़े दिन के अंदर आप प्रूव भी करते हुए दिखा दें। और मैं जो हमारे एक भाई साहब हैं जो मतलब पढ़ाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, धर्मेंद्र सर हैं, वो कहते हैं कि यार क्या कारण है कि इंडिया का गुलाम होना और यूरोप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एकदम से ग्राफ हाईएस्ट लेवल पर जाना, कोई तो रिलेशन होगा, कोई तो रिलेशन होगा। वो रिलेशन इसी वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्क्रिप्चर्स जो हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, किसी वजह से वो यूरोपियंस ने पढ़े बहुत अच्छे से, और उसके बाद उन्होंने वो सब चीज़ें डेवलप करना शुरू कर दिया और क्लेम किया कि हमने किया है। और लेकिन जब उनके रूट्स को ढूंढ रहे होते हैं तो चाहे लियो टॉल्स्टॉय का सिविल डिसोबीडियंस हो, वो कहीं ना कहीं हमारे उपनिषद से निकल के आ रहा होता है, चाहे वो फर्मी का एटम बॉम्ब का रिएक्शन हो गया, वो उसके बाद भी कहता है कि गीता का श्लोक पढ़ के कि अहम ब्रह्मास्मि। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद वॉयेजर जो लिखा हुआ होता है, तो वॉयेजर जो जा रहा है उसके ऊपर वो जो गीता के श्लोक अगर लिख कर भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई साहब वो लिखेगा ना। धन्वंतरी को कहीं ना कहीं गॉड ऑफ मेडिसिन उन्होंने भी माना है कि दुनिया में मेडिसिन का जो सबसे पहला गॉड है वो धन्वंतरी है, ऋषि है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ कंसिस्टेंटली हमारी इस कम्युनिटी, मतलब ये पर्टिकुलर कम्युनिटी पढ़ने लिखने से रिलेटेड रही। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मणों का बखानी करना है। भैया जो पढ़ लिख गया, जो पोंगे पंडित था, उसके लिए पोंगा शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो ज्ञानी है उसके लिए ज्ञानी शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब मेरे से अगर पूछा जाए, ब्राह्मण बाय बर्थ बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण बाय कर्म बिल्कुल सही। अगर मेरे से पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर साहब कौन थे, आप उनके जन्म को ढूंढते रहिए, मैं उनके कर्म को ब्राह्मण मानता हूं। आप महर्षि वाल्मीकि को कुछ भी कहिए, मैं उन्हें ब्राह्मण मानता हूं। आप किसी को भी कुछ भी कहिए, जो जो एक एक लेवल पर एजुकेशन को बहुत अच्छे तक अचीव कर गया, वो सारे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बाय कर्म, नॉट बाय धर्म, या नॉट बाय कास्ट, नॉट बाय बर्थ मेनली। तो अब ये ब्राह्मण्स हैं, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन यूरोपियन ली, और इन्हीं के सामने सबसे पहले नेशनलिज्म उभर कर आना शुरू हुआ। ठीक है, अब नेशनलिज्म उभरा तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में बहस करके राइट्स की डिमांड करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ब्राह्मण्स ने राइट्स की डिमांड करना शुरू किया, उसका रिजल्ट ये था कि फियरफुल होकर हिंदू को तो कास्ट में बांटो, और कहीं ना कहीं एंटी ब्राह्मण माइंडसेट डेवलप करो कि सबसे ज्यादा अत्याचार इन्होंने ही किया। क्यों?
क्योंकि ये नेशनलिज्म का फ्लैग बियरर थे, वो राष्ट्रवाद का झंडा लेके घूम रहे थे। लेकिन कहीं ये ब्राह्मण इन हिंदुओं को एक ना कर ले, तो इन हिंदुओं को काउंटर करने के लिए मुस्लिम्स को आगे बढ़ाया गया। और क्योंकि हिंदू प्रोग्रेसिव हो रहा था, तो मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ ये कहा गया कि मुस्लिम जितना ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन से दूर जाएगा, उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को वेस्टर्न एजुकेशन से दूर रखा गया और उनको प्रमोट किया गया ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस हों, और हिंदुओं को प्रमोट किया गया ज्यादा से ज्यादा मूर्ति पूजा को बकवास बताओ। क्या नाम है, क्या कहते हैं, ये जो जितने आपके पत्री वत्री हैं या जो ब्राह्मणिकल शिक्षा है उस सबको बकवास बताओ। भाई जन्म पत्री का अपना अपना वो है, अगर आपको समझ में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ गई तो ऐसा लगेगा कि ग्रह कौन सा कहाँ है। अगर उसकी इम्पैक्ट अगर ढंग से समझ में आ गए तो देखो, अगर ये सारा झूठ होता तो आज तक चलता नहीं। कुछ अगर सच है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा सच है, कुछ अगर सच है तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसके अंदर सही है। वो फिर कभी डिस्कस किया जाएगा कि असलियत में इसका मामला क्या है, ठीक है। लेकिन कहने का ओवरऑल मतलब है कि मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को रोकने का एक वेपन बन गया, और मुस्लिम्स को यह समझाया गया कि तुम्हारा जो धर्म है वो तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारा ईमान सब कुछ है। और यहीं वो मुल्लाओं की, दाढ़ी वाले मुल्लाओं की फौज खड़ी कर दी गई, जिन्होंने जन्नत की हूरों को भी इतना डिफाइन कर दिया कि भाई क्या बताएं। यानी यहां से मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं एक कैटेगरी की फॉर्म में क्रिएट करके एक, जिसे कहते हैं, खड़ा कर दिया गया। और यहां से इन्हीं भड़काए हुए मुस्लिम्स को एक तरफ दे दिया पाकिस्तान। अब भाई पाकिस्तान मिल गया, ठीक है, और एक सेक्शन ऐसा था जो इंडिया में रह गया। अब लोग इसको गलत मानते हैं, नेहरू के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि नेहरू को इनको सबको भगा देना चाहिए था। मैं क्लियर वर्ड्स में इस चीज के पूरे तरीके से खिलाफ हूं, हर उस इंसान के खिलाफ हूं जो ये कहता था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। भाई साहब देखो, साफ बात है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो बीज बो रखे हैं, बीज अंग्रेजों ने, वो इस हद तक थे कि अगर ये सारे मुस्लिम्स यहां से चले जाते तो पॉसिबिलिटी अगली ये थी कि हिंदुओं में जातियां और दूसरे जो क्षेत्र थे वो आपस में लड़ रहे होते। तो खैर वो एक बाद की बात है कि भाई फिर भी इंडिया में एक चीज की गई कि जैसे ही मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बना, इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई। और उसके पीछे लॉजिक ये था कि इन्हें कहीं ऐसा तो ना लगे कि इंडिया में रहकर इन्होंने कोई गलती करी। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट बनाना, हिंदू लॉज बनाना, हिंदू सब कुछ करना, मुस्लिम्स के लिए उतना कुछ खास ना करना। यानी नेहरू के टाइम पर जो स्पेशल ट्रीटमेंट देने का ट्रेंड शुरू हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पर और साथ में राजीव गांधी के टाइम पर, ये जो ट्रेंड था ये अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण के अंदर बदल गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों को खुश करना और उनके वोट लेना एक ऑब्जेक्टिव बन गया। और यहां से पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम वोट बैंक शुरू हुई। अब पढ़ा लिखा है नहीं, मुस्लिम हाथ का कारीगर सबसे ज्यादा है, लेकिन उसे आपने मुस्लिम वोट बैंक यानी वोट बैंक की तरह यूज करना शुरू किया। लेकिन उसका रिपरकेशन जो है वो हिंदू वोट बैंक की तरह भी उभर कर आया, चाहे भले ही बहुत धीरे धीरे सही, क्योंकि इसके मुस्लिम वोट बैंक के अंदर कास्ट वोट्स जो हैं वो ऐड करके गवर्नमेंट बनाना शुरू हो गए। कास्ट को तो किसी तरीके से टारगेट करना, लेकिन मुस्लिम्स को धर्म के नाम पर टारगेट करना मुलायम सिंह सरीखे नेताओं का बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रहा है, तरीका रहा है। हिंदू वोट बैंक कंसिस्टेंटली मजबूत होता चला गया। और देखो दोस्तों, 2014 उस हिंदू वोट बैंक का ही नतीजा है कि भाई ये जो हिंदू वोट बैंक है ये बीजेपी को मिला, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर बड़े कंफर्टेबल जोन में है कि हाँ भाई मैं
इन चीज़ों को, मेरे को हिंदू का वोट चाहिए। और कई बार अमित शाह के शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि भाई जो जीतने वाला कैंडिडेट है मैं उसी को खड़ा करूंगा और उसी को मैं टिकट दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पार्टी को जिताना ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली इसके कि मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो मैं कितना लिबरल हूँ। कहते हैं मुझे लिबरल से मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब है कि मैं इलेक्शन जीतूं, और ये मेरा पूरी फोकस इलेक्शन जीतने पर होता है। अब यहाँ से 2014 के बाद बीजेपी जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़कर आई, अब अच्छा बीजेपी के आने के साथ साथ आप माने या ना माने, बीजेपी के टाइम पर सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इसी टाइम पर और ज़्यादा बढ़ चढ़कर आया है। और 2015 में तो मतलब जियो आने के बाद बूम ऐसा आया कि अब इसको तो कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। यहीं से अब जो मामले हैं उनको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने मोटे तौर पर ये जितने भी मामले हैं जिसके ऊपर आरफा खानम से लेकर रवीश कुमार तक और बाकी जितने भी हैं वो शोर मचाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इनटॉलरेंस बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। देखो माने या ना माने, सबसे पहले एक मुद्दा है रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है। अब इस नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो CAA NRC ये हो गया, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA हो गया, उसके बाद 370 आर्टिकल 370 का हटना हो गया और एनकाउंटर्स हो गए। यहां पर मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगा, और हो सके तो मेरी ये क्लिप को आप इन सबको टैग भी कीजिएगा, कि ये लोग आपको झूठ बोलते हैं CAA NRC के मामले, क्योंकि CAA NRC बिल्कुल सही बात है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले माइनॉरिटीज जो हैं उनके लिए था। लेकिन ये चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है कि इसमें मुसलमानों को नकार दिया गया। इन जाहिलों से, या तो इन जाहिलों से पूछ लिया जाए, या इन जाहिलों को पता, इन जलील लोगों को पता है कि असलियत में किसे टारगेट करना है, वो जाहिल है। भैया देखो, किसी मुसलमान को क्या नाम है, यहाँ की नागरिकता देने के लिए कहीं मना नहीं किया गया, इतना समझ लीजिएगा। अगर वहां से कोई मुसलमान भी आएगा तो भी नागरिकता मिलेगी। शर्त सिर्फ इतनी है, या कंडीशन जो चेंज है वो ये कि उसे वही रूल फॉलो करना होगा जो दुनिया का कोई भी सिटीजन, दुनिया का कोई भी आदमी आके इंडिया में नागरिकता ग्रहण करना चाहेगा तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई अगर अफ्रीका से आके इंडिया में रहता है तो उसे टाइम चाहिए 11 साल का नागरिकता लेने के लिए, 11 या 12 जो भी है। मुसलमान अगर पाकिस्तान से भी आ रहा है तो भी उसे 11-12 साल का टाइम चाहिए हिंदुस्तान में रहने के लिए। अदनान सामी इसका बेस्ट एग्जांपल है। बांग्लादेश से भी अगर कोई मुसलमान आ रहा है पक्के कागजों पे तो भी उसको इतना ही टाइम चाहिए। अफगानिस्तान से भी कोई मुसलमान आया तो 11। बस इनसे कोई हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई ये आएंगे, पारसी या यहूदी, तो इनको 5 साल का टाइम, इतना फर्क है। अगर आप हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कहला के हिंदुस्तान में स्पेशल राइट्स क्लेम कर सकते हैं तो यार वहां के माइनॉरिटीज के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। यहां तुम्हें शोर क्यों? लेकिन तुम छाती पीटे हो, तुम जलील लोग हो, तुम लोगों को बेवकूफ बना के अपनी रोटियां सेकना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें कांग्रेस गवर्नमेंट में जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी आरफा मैडम, आप लोगों को अब ये ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। इसलिए आपके हर टॉपिक के ऊपर मुझे फ्रस्ट्रेशन ज्यादा नजर आती है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अगेंस्ट खड़ा हुआ होगा? अमेरिका में FBI है, जो तुम्हारा बाप इस टाइम पर बोल रहा है ओबामा, वो अमेरिका में FBI है, और वो तो जो काम करती है CI और FBI, उसको तो फिर आप क्या ही कह सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 370, शर्म आती है आप लोगों को? आर्टिकल 370 इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट वाला मामला है। अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए, ये बताइए अपने दिमाग से। पहले वो स्पेशल वाला
भेजे से निकालो, ऑल आर इक्वल वाला कंसेप्ट को बिठाओ। और ये एक सिक्योरिटी का मामला था, क्योंकि भाई सीधी सी बात ये है, अफगानिस्तान से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो है वो तालिबान की आ रही थी, और अल जवाहिरी जो है वो एक स्टेटमेंट दे चुका था कि अगला जिहाद का जो जगह है वो कश्मीर है। और क्योंकि अल जवाहिरी ने वो स्टेटमेंट दे दी कि अगला जिहाद कश्मीर में होगा, तो बस वहीं से कलेश होना शुरू हो गया है, वहीं से कलेश होना शुरू हो गया। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे को हमारे देश की सुरक्षा पता है, क्योंकि 1989 के अंदर जिस तरीके से अफगान वॉर खत्म हुआ था, और उसी 1990 के अंदर 1989 के अंदर इंडिया में इंसर्जेंसी शुरू हुई, और 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से पंडितों का एक्सोडस हो गया। और आरफा जी, मुझे नहीं लगता, खैर चलो उस टाइम आप छोटे भी रहे होंगे, या शायद इतने वो सीनियर तो नहीं होंगे, बहुत ही बच्चे रहे होंगे, लेकिन क्या आज तक आपने उनके लिए कोई दो आंसू बहाए? अगर इतना ही ट्रीटमेंट है तो यार कश्मीरी मुसलमानों ने जो किया पनिशमेंट तो उन्हें मिलनी चाहिए। अब आप कहोगे वो तो आतंकवादियों ने किया, तो भैया यासीन मलिक वगैरह जैसों को तो फांसी होनी ही चाहिए थी। और जो अफजल जो है, उन लोगों के बारे में क्या, और वो लोग जो गुस्सा कर मतलब छाती पीटते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इन हरामी कुत्तों को, सॉरी हम यूज, मेरे को तो और गंदे वर्ड यूज करने चाहिए। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी, और आप कह रहे हो 370 नहीं हटानी चाहिए थी। 370 हटाने के पहले हो सकता है आपके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट्स हो कि सिस्टम सरकार उनकी हुई तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा है, कहीं वो मैडम आप ही तो नहीं। तो 370 हमारे देश का मामला था, हटा दिया, हमारी इच्छा थी, ताकत थी, हटा दी। और आज देख लीजिए वहां से सेना भी हटाई जा चुकी है, लेकिन नहीं, हमें तो छाती पीटनी, हम तो रुदाली हैं। अब एनकाउंटर्स का मामला आ जाओ, एनकाउंटर। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है एनकाउंटर के मामले में, कि जब तक मुख्तार अंसारी, अफजल खान, ये क्या नाम है, अतीक अहमद, और उसके पहले ये क्या नाम है, वो क्या नाम है, वो सपा वाला नेता आजम खान, जब तक इनकी तूती बोल रही है तब तक तो आप खुश हैं। ये मऊ के अंदर के दंगों के अंदर खुले तौर पर नाम आ रहा है, 2 लड़कियों का बलात्कार हॉस्टल से उठा के हो जाता है, और 5 रिक्शे वालों को मार दिया जाता है, तब तुम खुश होते हो। आज उनके साथ जो हुआ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर ही तो हुआ। अच्छा, आज वो अल्लाहू अकबर का नारा लगा के जब हमारे किसी हिंदू नेता को मारा जाए या गोलियां चलाई जाए, तब आपको दर्द, तब तो आपको उसमें धर्म नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही अतीक अहमद को मारने वाले जो हत्यारे थे, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो दिल में दर्द हो गया। ये तो टिटफट है। हालांकि हम उस हत्यारे को सपोर्ट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई वायलेंस हो भी रहा है, इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट है, तो कोई गवर्नमेंट के अलावा, स्टेट के अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए, ऐसा जो हो रहा है, क्या वो पहले क्यों, अभी क्यों हो रहा है? क्या वो सरकार ने भड़का दिया, या सर मोदी जी आके कह रहे मारो 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 मारो? नहीं, ये आप जैसे जलील लोग हैं जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और असलियत में ये 4 चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, उसे आपने कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया कि मुसलमानों के साथ समस्याएं हो रही, अब आ जाओ। दूसरा, रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म्स, इस चीज पर मेरे को मैं किसी को ये नहीं देख पा रहा कि कोई बंदा इन सोशल रिफॉर्म्स के मामले में बात कर रहा है। मतलब आरफा मैडम और ये जो रवीश कुमार एंड ऑल है पार्टी, टीवी डिबेट की जो हीटेड डिबेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, क्या दुनिया का कोई सोशल रिफॉर्म इतना पीसफुली हुआ है जितना आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो भैया, सोशल रिफॉर्म्स हैं, जैसे ट्रिपल तलाक आज का नहीं, ये तो 1985-86 वाला मामला है, शाबानो केस का। अच्छा, मदरसा इशू, इसके ऊपर सबको शोर मचा हुआ है, मदरसों के ऊपर। पहली बात तो भैया, मदरसा चाहिए क्यों ये बताओ, मदरसा चाहिए क्यों? मदरसे के अंदर आपने क्या किया, मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के को ही उठाकर वहां पर पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे एक साथ खेल नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे के धर्मों को जान नहीं रहे।
तो कैसे हम एक यूनाइटेड सोसाइटी की बात कर सकते हैं? मतलब ये आपका दोगलापन जो है ना, वो बड़ा दुखदाई है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं यूनाइटेड सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम मोमेंट आप ये कह रहे हैं वी आर डिफरेंट। भाई यार, भाई मेरे बच्चे और हम सबके बच्चे, मेरे स्कूल के अंदर एक लड़का मुसलमान मिला, एक या तो नर्सरी में था मुजम्मिल जो अभी भी बाल काटता है, एक शाय मुनज्जम आया 12वीं क्लास में। पूरे 12वीं तक के स्ट्रेच के अंदर कोई मुसलमान नहीं। कॉलेज जाओ वहां मुसलमान नहीं। कहां है पता ही नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बचपन है, भाई मैंने बचपन से किसी मुसलमान को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उनके साथ खेला ही नहीं। खेले भी तो अलग, उनका मोहल्ला अलग, उनका स्कूल अलग, उनका मदरसा अलग, उनकी सोच अलग। ना वो मेरे त्योहारों में शामिल होंगे, ना मैं उनके त्योहारों में शामिल होऊंगा। यानी उनको बचपन से पढ़ाया जाएगा तुम सबसे पायस हो, पवित्र हो, और बाकी सारे हरामी हैं, वो काफिर हैं। भाई एक ही माइंडसेट हो गया ना, बाकी तो मिले ही नहीं। तो आप एक सेक्शन को एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन में बिठाकर एक सेपरेट आइडियोलॉजी के अंदर पाल रहे हैं, एक सेपरेट क्या कहते हैं उसको, एटमॉस्फेयर में उसको रख रहे हैं। उसको बाहर की हवा नहीं लग रही है, बाहर का इंसान उसके साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहा, वो दुनिया को दुश्मन समझ रहा है, दुनिया के साथ वैसा बिहेव कर रहा है जैसा अभी वो एक लड़के को कुत्ते का पट्टा पहना के गले के अंदर कह रहा है बोल अल्लाह अकबर टाइप में भौ भौ करवाया। ये ठीक था? ये नफरत है। वो नफरत एक ही तरफ नहीं है, वो दोनों तरफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप जैसे जलील लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुसलमान विक्टिमाइज हो जाए। ओबामा ने तुम जैसों को ही तो भड़का दिया, बोलो बोलो बोलो, विक्टिम कार्ड खेलो खेलो, भड़का दिया, और आप छाती पीट रहे हैं। और अब आम मुसलमान को लग रहा है हाँ मेरे तो अधिकार ही नहीं है। अरे कौन से अधिकार होते हैं भाई? आ जाओ एनकाउंटर पे आ जाओ। एनकाउंटर की अगर बात की जाती है तो हिंदू मुसलमान सबके एनकाउंटर होते हैं। यूपी का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जहां तक मैंने एक डाटा पढ़ा था 200 के करीब मुस्लिम्स के एनकाउंटर हुए हैं और 1300 टोटल हुए हैं। यानी 800 जो है वो तो किसी काम के, मतलब 1000-1100 किसी काम के ही नहीं, उनकी तो गिनती ही मत करो। लेकिन जो 200 मुसलमानों के एनकाउंटर हुए वह तुमने कैसे कर दिए? अजीब बात है यार तुम्हारी, अजीब दोगले आदमी हो यार तुम लोग। वो तुम इसलिए दोगले हो क्योंकि तुम्हें आदत है नफरत वाली, माइंडसेट है कि हमारे बिना ये सरकार बन कैसे गई। बस फर्क इतना है कि पहली ऐसी सरकार आई है जो अपीजमेंट नहीं कर रही मुसलमानों का, और आप फील करवा रहे हैं कि वी आर नॉट इन पावर। भाई पावर में सब है जिसने वोट दिया, सब है जिसने वोट दिया, और पत्थर मारेगा तो घर टूटेगा, उसके बारे में बता देता हूं। अब मदरसा इशू, सीधी सी बात है भाई, मदरसा क्यों चाहिए मुझे, आप अब समझ में आ, लॉजिक समझाओ। और अगर आप ये कह रहे हो नहीं मेरा बच्चा मदरसा में पढ़ेगा, ठीक है मदरसा में पढ़ेगा, और उसके बाद इंडिया मस्ट हैव यूनिटी, तो कहां से आएगी? वो हमारी जड़ें जो स्कूल के अंदर नर्सरी क्लास से बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके अंदर डेवलप होती है। मेरे जैसे और आपके जैसे पके हुए दिमाग वाले लोग एक दूसरे को जान चुके होते हैं, और नहीं जो जो दिल मिलने चाहिए वो मिलते ही नहीं है। तो मदरसा, या पता लगा उसके बाद मदरसे में पहली बात तो कोई पढ़ा नहीं, पढ़ा तो वो मौलाना बनेगा, मुफ्ती मौलवी काजी बनेगा, वो किसी गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करने लायक ही नहीं बचेगा। बचेगा भी तो उसका माइंडसेट तो वही वाला होगा, ये हिंदू है, आई वुड यूज देम। और हिंदू लड़कों से भी ड्रामा करना है और हिंदू लड़कियों के साथ वो माइंडसेट, अभी उसके ऊपर भी आता हूं। मदरसा इशू के बाद अब सवाल यही है, मदरसा इशू के बाद सवाल है हीटेड कम्युनल डिबेट्स। अब सवाल इसके अंदर हीटेड कम्युनल डिबेट्स की बात अगर हम देखते हैं तो मैडम हीटेड कम्युनल डिबेट्स क्यों ना हो, मुझे ये बताइए। मैं तो चाहता हूं, हाँ मैं चाहता हूं, ताकि पता लगे कि असलियत में इन कम्युनल डिबेट्स में जो बुराइयां हैं ना वो निकल निकल के आ रही है। दुनिया का कोई सोशल रिफॉर्म विदाउट डिबेट हुआ ही नहीं है। या तो खून बह के हुआ है, और खून बह के क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाले रिफॉर्म्स हुए हैं,
मेल फीमेल वाले रिफॉर्म्स कभी भी बिना खून मतलब कभी भी बिना डिबेट के नहीं हुए। जब हिंदुओं की सती प्रथा के ऊपर क्लैश हो रहा होगा तो डिबेट हुई होगी। जब विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज की बात हुई होगी तो डिबेट्स हुई थी, और भर भर के डिबेट्स हुई थी। बहुत सारे विधवाओं की दोबारा शादी के अगेंस्ट थे और कुछ पक्ष में थे, और भर भर के डिबेट्स हुई थी। डिबेट से भागना कैसा? अगर आपको डिबेट्स पसंद नहीं है तो भले ही एक और ये डिबेट सुन के इनटॉलरेंस क्रिएट हो रहा है तो वो हमारे समाज के अंदर उन लोगों की गलती है जिनको ये बातें सुन के गुस्सा आ रहा है। हाँ भाई, शिव और पार्वती के बारे में अगर तस्लीम रहमानी कुछ बोलता है, मुझे लगता है कि ठीक है यार, तेरा फ्रीडम ऑफ राइट है, ठीक है, इट्स ओके। जलील तो वो लोग हैं ना जो भड़क गए हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाने लग गए हैं, यानी तुम्हारे अंदर इंटॉलरेंस है। सर तन से जुदा नारे लगाने वाला इंटॉलरेंट है, या वो इंटॉलरेंट है जो अपने देवी देवताओं और आराध्यों की इंसल्ट सुन के भी चुप बैठा हुआ है कि ठीक है यार, इट्स ओके। उसके बाद तुम उसी को इंटॉलरेंट कह रहे हो जो चुप बैठा हुआ है। उसे तो इंटॉलरेंट कह ही नहीं रहे जो सरतन से जुदा का नारा लगा रहा है। एक हिंदू का नाम बता दो जो सरतन से जुदा का नारा लगा रहा है। अभी उस स्लोगन पे भी आ जाता हूं, गोली मारो सालों को टाइप में। वो गोली मारो वाला जो नारा है वो क्यों था भाई? वो उन बांग्लादेशी या उन वो रिफ्यूजीज के लिए है, रोहिंग्या टाइप के लोग जो जाके जम्मू के बॉर्डर पे जाके बस गए, और 400 से लेके 4000 के करीब रोहिंग्या है। उसके बारे में आपकी जबान क्यों नहीं खुलती भाई? लेकिन नहीं खुलेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आ चुकी है कि जो मैं कह रहा हूं और आज तक जो मैं सोचता आया हूं, कहता आया हूं, वही ठीक है। डिबेट्स होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं होनी चाहिए। और टॉलरेंट सोसाइटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि डिबेट्स जैसी मर्जी हो, उनके अंदर वो शांत रह के सुने और जो क्रक्स है वो निकल के आए। आप कह रहे हो डिबेट बंद हो जाए, क्यों बंद हो जाए? रिफॉर्म्स होने चाहिए। और अगर निकाह लाला के ऊपर किसी को डिबेट के ऊपर प्रॉब्लम है तो भैया टीवी बंद कर दे। और अगर आपके पास सवाल के जवाब नहीं हो पा रहे और आपको लगता है कि वो गलत है, तो भैया सवाल के जवाब ना दे पाने का मतलब है आपके कंसेप्ट में कमी है। अगर आपको जाकिर नाइक के ओपन कन्वर्सेंस पसंद आते हैं, तो क्या आप सपोर्ट करोगे कि एक बंदा मुसलमान इस्लाम छोड़ के हिंदू बन जाए? तो आप क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम यही है कि हीटेड डिबेट से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम जैसे चाह रहे हो वो शब्द नहीं बोले जा रहे। अब सीधी सी बात, वक्फ बोर्ड इशू। भैया एक बात बताओ, मैं इस चीज में क्या बताऊं कि आप लोग फिर वही वाली बात है, दोगले हो। सच में दोगले हैं ये लोग। वक्फ बोर्ड इशू पे आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड इशू का मामला क्या है? वक्फ बोर्ड इशू का कोई मामला नहीं है। ये मामला है कि भैया दुनिया का ऐसा कौन सा कानून है जिसके अंदर आप खुद जमीन पे कब्जा करें, खुद ही इसे अपने डिक्लेयर कर दें, और खुद ही उस जमीन को अपने उसके खुद ही फिर जज बन जाए, और खुद ही वो करके डिसाइड करके कह दे कि जमीन हमारी है। और मजे की बात, अगर 1 साल के अंदर कोई रिक्लेम नहीं करता तो उसके वो जमीन भी खत्म हो जाएगी। ये क्या बकवास है भाई? ये बायस्ड लॉ नहीं है क्या वक्फ बोर्ड का? अब इस पे डिबेट भी मत करो, क्यों ना करें, क्यों ना करें। मेरे घर के ऊपर कोई आके वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर जाता है और उसके बाद डीएम आके खाली करवा लेता है, मैं मेरे बच्चों के साथ 10-20 साल के अंदर बनाई गई मेहनत के साथ सड़क पे आ जाता हूं। मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है भाई। मेरठ के अंदर भरत यादव मारा जाता है, उसका कोई अधिकार नहीं है। पंकज नारंग बंदा अपने घर, डॉक्टर पंकज नारंग अपने घर के अंदर खेल रहा होता है अपने बच्चों के साथ, भीड़ आती है घर के अंदर घुस के मार के चली जाती है, कोई वो नहीं है। और क्यों भाई, क्यों मजारे बने सड़क के ऊपर, सड़क के बीच में रेलवे स्टेशन का कब्जा करके? क्यों बने ये तो बताओ ना, क्यों? ये सारे पीर बाबा वगैरह टाइप के पता नहीं कौन से हैं, पीर बाबाओं का रजिस्ट्रेशन करवा लो यार, करवा लो रजिस्ट्रेशन कि जी मैं पीर हूं, डिक्लेयर्ड पीर हूं, और मैं जहां मरूंगा वही नमाज वो बनेगी मजार। तो कोई प्रोसेस तो हो कि ये पीर है और ये पीर नहीं है। और किस चीज की वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड है तो भैया ऐसा क्या है जो स्पेशल? चलो ठीक है, आप वक्फ बोर्ड बना लो,
उसका कोई रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट के लॉ मानोगे या अपने लॉ मानोगे? और यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रॉब्लम क्या है? जब आप कहते हो सब बराबर है तो बराबर है तो बराबर लॉ। और ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारे घर में घुस के हम फैसले करेंगे। तो ये मानो तो ठीक है, अगर तुम कोर्ट आए तो ही तो इशू है ना, उससे पहले इशू थोड़ा ना है। अगर आप कोर्ट आए तो ही तो इशू है ना, उससे पहले क्या इशू है? उससे पहले घर बैठ के चुपचाप मामला सुलटा लो, कोर्ट कुछ कहेगी ही नहीं। लेकिन नहीं, हमारा जो काजी, जिसके पास पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो डिसाइड करेगा, और वो हलाला भी कर सकता है और हलाला की डील भी कर सकता है। मैडम, आप लोग जलील लोग हो जो किसी भी तरीके से अपने क्लचेस से मुसलमान कम्युनिटी को निकलने देना ही नहीं चाहते। आपने क्या किया? एक ऑरा क्रिएट कर लिया है, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर लिया, और उसमें सिंबल्स को भरे जा रहे हैं। खुद कभी आपको बुरके में नहीं देखा गया, लेकिन आप दुनिया की औरतों के बुरके के लिए लड़ रहे होते हैं कि बुरका पहनो, बुरका पहनो, बुरका पहनो। तो अब यहां ये दो चीज, रिलीजियस रिफॉर्म्स का मामला है, भैया मैं तो इसे सपोर्ट करूंगा। हां, इशू सबसे बड़ा है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट का। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट ये सबसे बड़ा इशू है इंडिया का, जिसके ऊपर जेन्युइनली डिस्कशन होना चाहिए। गो हत्या, स्लोगन्स, उसके बाद लव जिहाद, लैंड जिहाद, उत्तराखंड हिमाचल इशू, मॉब लिंचिंग एंड रायट्स, ये वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम ये मानते हैं कि कम्युनल एनकाउंटर्स, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है। गो हत्या का मामला, पहली बात, गो हत्या हो क्यों? अगर भाईचारा है तो यार, एक जिसे आप जानवर कह रहे हो उसे छोड़ दो, हमारा इमोशनल मैटर है, इमोशनल मैटर है, भाईचारे के नाम पे इतना तो कर ही सकते हैं ना। या उसी को खा के स्वाद आता है और दिखा के खा के स्वाद आता है, और उसकी तस्करी की जाएगी। और गवर्नमेंट तो वैसे भी निकम्मी है, वो पैसे खा के बहुत सारे काम कर रही होती है। पुलिस वाले तो पचड़े में पड़ते ही नहीं, उनको पैसे मिल जाए, काम खत्म। और क्या मतलब, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो भाईचारे की उम्मीद, मैं भी चाहता हूं भाईचारा हो, लेकिन कुछ तो इमोशनल पार्ट हो, मेरा कुछ तो रिस्पेक्ट हो जाए इमोशनल वे में, कि भाई ठीक है यार, मैं आज से, या मुसलमान समाज में आज से कोई गाय नहीं खाएगा क्योंकि हिंदू भाइयों की आस्था है। किसी ने, एक ने उठ के कहा, तो आप मारेंगे इमोशनल पार्ट। अगर आपका है तो इधर भी है। प्रॉब्लम यही है ना, अपनी तो कोई वो है नहीं। और रही बात स्लोगन्स की, मैडम देखो ये तो बकवास बात है, दोनों तरफ से स्लोगन होते हैं, दोनों तरफ से। एक तरफ कह रहा होता है हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, और दूसरा कहता है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। आप कह रहे हो ये स्लोगन आज है, हमने खूब देखे, हम कॉलेज टाइम से देखते हुए आ रहे सर, सन 2002, 3, 4 से यही स्लोगन चल रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले ये स्लोगन्स सोशल मीडिया जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म पे सुनाई नहीं देते थे, और टीवी जो है आपके बाप की जागीर था, सरकार उसके कान मरोड़े रखती थी। अब बस ये है कि वो आप लोगों के हाथ से निकल के यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पे पहुंच चुका है, जिसे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। फर्क सिर्फ इतना है, और इसलिए आजकल ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लग पहले से रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा है लव जिहाद। सीधी सी बात है, व्हाट इज लव जिहाद? लव जिहाद क्या है? आप मतलब कश्मीर फाइल्स, चलो ठीक है, केरला स्टोरी को मानने को तैयार नहीं है। वो लड़कियां कह रहे हैं हाँ हमारे साथ हुआ है ऐसा, आप उसे मानने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर लेडीज, लड़कियां बैठी हुई हैं, आप उसे मानने को तैयार नहीं है कि सफेद झूठ है, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती। यार नाम बदल के कोई अगर हिंदू लड़का मुसलमान नाम रख के एक लड़की को भगा ले जाएगा, आप क्या कहेंगे? ये रिवर्स लव जिहाद का अगर एग्जांपल इन हिंदुओं ने स्टार्ट कर दिया, कहां जाएंगे आप लोग? और अगर इतना ही टॉलरेंट है तो कुछ बुर्के वाली लड़कियों के साथ हिंदू लड़के को देख के जब लड़कों ने पीटा, तो क्या आपका एक ट्वीट या एक बयान आया आप में से किसी लोगों का? ये 4-5 जो कैटेगरी के अंदर हैं, किसी का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक माउथ पीस है कांग्रेस जैसी पार्टियों के, जो जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन सारा रायता फैला हुआ है, उसको समेटने का काम चल रहा है। रायता उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट किसने स्टार्ट करी? इंदिरा गांधी ने। दोबारा सत्ता में आने के लिए
पता लगा फिलिस्तीन के वो यासिर अराफात को बुला रखा है और वो ये कह रहा है इंदिरा गांधी मेरी बहन है, मैं हिंदुस्तान आता हूँ तो ऐसा लगता है जिसमें अपने घर आया हुआ हूँ। फिलिस्तीन के इमोशंस को यहाँ वोट बैंक में कैश करने का काम किसने शुरू किया? उसके बाद जामा मस्जिद के इमाम बुखारी से किसने शोर मचवाया? वो मतलब टीवी मतलब बाकायदा लाउड स्पीकर में कहता है कि इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो हम सुरक्षित रहेंगे। यार ये शुरुआत कहां से हुई है? क्योंकि आप उनके माउथ पीस रहे हैं शुरू से। लैंड जिहाद, भाई ये वक्फ वाला मामला यही तो है लैंड जिहाद का। पता लगा एंटीला जो है वो दिल्ली 90% जो है वो 123 प्रॉपर्टियां कांग्रेस दे के जा रही है, वो सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। भैया पूरा हिंदुस्तानी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। हम डूब जाते हैं हिंद महासागर में, जो नॉन मुस्लिम सारे डूब जाते हैं क्योंकि दुनिया को दिखता ही मुस्लिम मुस्लिम है, सारे डूब जाते हैं ना। एक बार कह दो नहीं हिंदुओं का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, सोच कर देखो यार, तमिलनाडु का एक टेंपल जो 1500 साल पुराना टेंपल है वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गया और मंदिर की कोई सुनवाई नहीं, पूरे गांव की कोई सुनवाई नहीं और उसमें कोई बात नहीं। तुम जैसे जलील लोगों की उसमें बात ही नहीं। हिमाचल उत्तराखंड सोच के देखो यार, क्यों कैराना के अंदर से पलायन हो रहा था तब तुम्हारे को शर्म नहीं आई क्या? सीमापुरी के अंदर जो लोगों के अंदर मंदिरों को घंटियां बंद करवा दी गई तो वो नहीं आया। हाई कोर्ट के अंदर जो मुकदमे जा रहे होते हैं और गांव के अंदर ये कहते हैं कि अब हम 70% हो गए, अब हमारा रूल चलेगा और मंदिर में आरती नहीं होगी, घंटियां नहीं बजेंगी, ये क्या बकवास है? तब तुम्हारे को शर्म नहीं आती? ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इसे माइनॉरिटी कहते हैं, इसके माइनॉरिटी के राइट्स हैं। ओबामा जैसा कुत्ता वहां भौंक रहा होता है। तरन ये ओबामा वाला काट दियो, ठीक है? ओबामा वहां बोल रहा होता है, तुम्हारे को वो अच्छा लगता है? यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज क्या है आपको पता है क्या? ग्राउंड रियलिटीज क्या है? मैं खुद साक्षी हूं लव जिहाद का। मेरे सामने मेरी क्लासमेट्स के उस साथ जिस तरीके से ट्रीट किया गया और मेरे सामने जिस तरीके से मेरी कजन के साथ हाल हुआ है वो तो मैं जानता हूं। मेरी कजन के मामले के अंदर मैं इसका बता चुका हूं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उनका वो पास्ट है। बस किस्मत थी दोनों बच गई, वो तुम्हारे को नहीं दिखाई देता। हिमाचल उत्तराखंड के लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है पॉपुलेशन कम है और जो हाल कश्मीर का हुआ, जो हाल कश्मीरी पंडितों का हुआ और तुम जैसे दलालों ने वो उस बात को दबाया, जो हाल अजमेर के अंदर हुआ और तुम जैसे दलालों ने उसे दबाया, उसका नतीजा है ये। बराक ओबामा जो बोल रहा है वो अलग चीज है, वो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स कर रहा है। तुम लोग उसके दलाल हो, तुम लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। मॉब लिंचिंग, अच्छा ये अभी मरा इसका, क्या सिर्फ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, हिंदुओं की नहीं होती है? दिल्ली राइट्स, अब राइट्स की बात करते हैं, दिल्ली राइट्स, ताहिर हुसैन, उसका क्या करेंगे भाई? वो दुर्गा मंदिर जो वो चांदनी चौक के अंदर पुरानी दिल्ली के अंदर तोड़ दिया गया, वो आम आदमी पार्टी का विधायक वहां मौजूद है, वो तोड़वा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और मॉब लिंच और राइट्स हिंदू कर रहा है। पत्थरबाजी कहां से? एक बात हो, मेरे घर का रास्ता कोई रोक के बैठ जाएगा और एक झूठे मामले के ऊपर कि हम तो नहीं मानते वापस लो, 4 बुड्डियां बिठा दी, हम तो नहीं मानते वापस लो, 4 बुड्डियां बिठा रखी, ठीक है बिठा रखी है, तो 6-6 घंटे के रास्ते जाम कर दिए, तो भैया मेरे घर के बाहर कोई बैठेगा ना, गोली मार दूंगा मैं। वो सबका रास्ता है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर प्रोटेस्ट करना हो ना तो अपने प्रोटेस्टिंग साइट पे जाके करो या अपने घर के बाहर बैठो। मेरी रोजी रोटी को क्यों लात मार रहे हैं? लेकिन नहीं, हम तो मारेंगे और तुम्हारे जैसे कुत्ते भौंकेंगे। ये यहां फिर उसके बाद धमकी देंगे। अच्छा, ओवैसी के भाई के ऊपर तुमने आज तक बोला? वो तो बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में बोल चुका है। आरफा मैडम आपने एक बार बोला क्या? या रवीश कुमार तुमने बोला कभी? या पुण्य प्रसून जी आपने बोला बहुत क्रांतिकारी हो गया, वो बोला? और एक बार भी तुम्हारे मुंह से जबान से निकला कि केजरीवाल के बारे में जो आजकल वो जलील हरकतें कर रहा है? क्योंकि माइंड सेट बना हुआ है ना कि हम ऐसे ही रहेंगे। तो भाई ठीक है यार, ठीक है, इट्स ओके। अब 2 पार्टियां बन चुकी है, एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप उधर है।
अब गवर्नमेंट के एक्शन बुलडोजर, सबसे बढ़िया शोर जो है वो बुलडोजर का है। ठीक है, मैं मानता हूँ बुलडोजर किसी उसमें नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से एक बात कहती है, यार एक बात बताओ, हम तुम्हें पंगे नहीं कर रहे, हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि तुम्हारे को हर बंदे के उसके अंदर तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहे, लेकिन तुम भी तो चुपचाप रहो यार, पत्थरबाजी करोगे तो तुम्हारा घर तोड़ देंगे। और गवर्नमेंट ये कह रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट कह रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मेरा कल को भाई सीधी सी बात है, हालांकि गलत बात है कि आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करो, लेकिन कोर्ट का जो मामला तो दिखाई दे रहा है वो देखो। और क्या नाम है, वो कौन सा विकास दुबे था, उसका घर नहीं टूटा, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं टूटी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी है। और जितने बाकी गुंडे बदमाश हैं उनकी प्रॉपर्टीज नहीं टूट रही है। और अगर तुम्हारे को इतना ही दुख है तो जाओ कोर्ट, लड़ो मुकदमा, कोर्ट जाओ मुकदमा लड़ो। कंगना रनावत का घर तोड़ा, कोर्ट गई, मुकदमा लड़ी, 2 करोड़ का मुआवजा लेके आई, सीना ठोक के गई, हाँ मुआवजा दो, और लिया, और बीएमसी को देना पड़ा। तुम भी जाओ भाई, जो गलत काम हो रहा है कोर्ट है तो सही, वो सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी है। लेकिन नहीं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नारे भी लगाने हैं और कमी भी निकालनी, लेकिन जाना नहीं है। और चुनी हुई सरकार को कहेंगे ना, जैसे हम कहेंगे ना वैसे काम चलेगा, और हम नहीं कहेंगे तो नहीं चलेगा। जिन्ना यही करता था, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जिन्ना की औलादो जिन्ना यही करता था। और तुम ही लोग हो, आम मुसलमान तो बहुत अच्छा है, वो अपने काम से काम रख रहा है, तुम लोग भड़का रहे हो उसे फील करवा रहे हो विक्टिम कार्ड का, विक्टिम होने का। अब यहां समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जी अब यहां से आपने शोर मचाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट इज रेडिकल, गवर्नमेंट इज रेडिकल, गवर्नमेंट इज रेडिकल। पहले नहीं होता था, हाँ नहीं होता था पहले। क्यों नहीं होता था? क्योंकि गवर्नमेंट अपीजमेंट करती थी मुस्लिम्स का। इस बार वाली गवर्नमेंट ने साफ छोड़ दिया है कि मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं होगा, यहां तक कि हिंदू का अपीजमेंट भी नहीं होगा। वो काजल सिंघानिया जो आजकल काजल हिंदुस्तानी लड़की है वो है, उसके ऊपर एफआईआर हो गई। कितने ऐसे हैं जो चैनल बंद कर रखे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस चीज को सिर्फ एक पक्ष दिखाने के शुरू से आदी रहे हो, और छुपाने के ज्यादा छुपेगा, सिर्फ वो दिखेगा जो तुम्हारे फेवर में है। ठीक है, अब गवर्नमेंट्स ने सिर्फ यही है ना, अब गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स तो सबके लिए किए हैं, वो तो तुम बताते नहीं, बताइए। और जब कांग्रेस ने भगवा टेररिज्म की थ्योरी दी थी तब तुम कहाँ थे? तब तो तुम एक बहुत जाने माने पत्रकार थे ना। क्या तुम्हारे मुंह से एक आवाज निकली थी मैडम? या क्या भाई साहब रवि जी आपके मुंह से एक आवाज निकली थी? कभी नहीं निकलेगी आप लोगों के मुंह से आवाज। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो इस टाइम पर सच में डिस्ट्रक्टिव है, झल्लाए हुए है कि तुम्हारे को वो जो इंपॉर्टेंस कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्रियों की सेटिंग करने से मिलती थी ना, वो अब नहीं मिल रही। और यही इस समय पर आपकी सबसे बड़ी जलन और गुस्सा है। अब सबसे बड़ी बात, ये चीजें डिस्कस हुई नहीं, इसलिए दबी रही तो अंदर खाते जो कर रहे हैं करने। हाँ, लव जिहाद का जो मामला बीजेपी की सरकार का तो है नहीं, 2005-06 के आसपास का बता रही, जो केरला स्टोरी के अंदर दिखाया गया, और वो तब की स्टोरी है, यानी पहले से चल रहा है मामला। अब उसके बाद क्या ये सिर्फ अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ इंडिया में हो रहा है या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी हो रहा है? आंसर इज दुनिया के लगभग हर हिस्से में हो रहा है। चाइना देख लो, क्यों कर रहा है चाइना ऐसा? चाइना मस्जिद तोड़ रहा है क्योंकि उसने एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को खत्म करना है। चाइना मस्जिद तोड़ रहा है क्योंकि उसने एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ना है। वो कुरान अपनी लैंग्वेज में अपने प्रिंसिपल्स पर लिखवा रहा है, अरबी में तो खत्म, चाइनीज में पढ़ो। और जो वो सिंबल्स है ना, दाढ़ी टोपी वाले, वो खत्म, बुर्का खत्म, रोजा नहीं रखना। आप तब नहीं बोल पाते। वो क्यों कर रहा है? वो जानता है कि वो जो आइडेंटिटी के नाम पर, वो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर से लेकर हर चीज के नाम पर जो एक सेपरेट जो दुनिया बना रखी है, वो चाइना की इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। इसे सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी के नाम पे अभी प्रॉब्लम क्रिएट, अभी उन्हें दबाओ। शुरू में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद नॉर्मल क्यों हो जाएंगी? क्योंकि 2-3 जनरेशन निकल जाएंगी। वही हाल यहां होगा, 2-3 जनरेशन निकल जाए। यहां क्या है, यहां गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तोड़ नहीं रही किसी मस्जिद को। कौन सी मस्जिद तोड़ी बताओ जरा? कोई मस्जिद नहीं तोड़ी।
उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहा है बस। कौन सा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर? जिसके बिहाफ पर ये सारा सिस्टम चल रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मदरसा, इल्लीगल मदरसा के ऊपर प्रॉब्लम है, लीगल वाले के नहीं है, इल्लीगल पर है, समझे? दूसरा आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म्स, जैसे टीवी डिबेट्स है ना, ये आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म्स कर रही हैं, आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म्स। उसके बाद रेडिकल आइडियाज का जो प्रेशर है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो रेडिकल आइडियाज अपने आप ठीक होंगे। सोचकर देखो, शोएब जमील जैसा बंदा, जलील इंसान, क्या कहता है? गैर मुसलमान से शादी हराम, उससे पैदा हुआ बच्चा हराम। तू हराम नहीं है भाई। अगर ऐसे सर्टिफिकेट बांटने लग गए तो अगर आप कैसे फिर जस्टिफाई कर सकते हो? इसका मतलब तो गैर मुस्लिम से शादी, अगर कोई लव जिहाद है, वो भी हराम है तुम्हारे लिए। तो वो करते क्यों हो फिर? एक तरफ जैसे अगर हिंदू लड़की होगी तो हाँ 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 हाँ, और जैसे मुस्लिम लड़की होगी तो गलत। ये क्या चक्कर है भाई? उसके बाद आगे आइडेंटिटी चेंज की सबसे बड़ी बात यह है कि बुर्के के ऊपर इंडिया ने कभी भी बैन तो लगाया ही नहीं। कौन सा प्रॉब्लम बताओ? प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग में है, दिमाग में। और जिनकी सत्ताएं हिल रही है ना, वो जो मुस्लिम जो एलीट क्लास है उसकी सत्ता हिल रही है, इसलिए तिल मिला रहे हैं कि ये जो पसमंदा है, जो गरीब मुसलमान है, जो मेरे भड़काने से भड़क जाता है, तूफान मचा देता है, तोड़फोड़ कर देता है, वो मेरे हाथों से ना निकल जाए बस। केवल इतनी लड़ाई है, इसलिए तिल मिलाए हुए हैं, और कोई रीजन नहीं है, कोई भी रीजन नहीं। तो दोस्तों, बंटवारे की अब बात आ जाती है, बंटवारे की। देखिए, रिफॉर्म्स होंगे, और क्या मुसलमान को बीजेपी में भरोसा है? मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये जो कह के करने वाले हैं ना, अगर 10 साल भी ये डिबेट्स चलती रही तो वो डिफरेंसेस आने की जगह कहीं ना कहीं कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी। अगर ये जो मौलानाओं ने, कटमुल्ला ताकतों ने जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर सीधे सीधे हमला किया जाएगा, उस एटमॉस्फेयर को जो तोड़ा जाएगा और एक आम आदमी को बाहर निकलने की छूट दी जाएगी, औरतों को खासकर उसमें एम्पावर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स होंगे। और वो रिफॉर्म्स आम आदमी जानता है कि अच्छे होते हैं। आज नहीं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 20-30 साल बाद दिखाई देंगे, लेकिन जो भी रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो ये कहना कि भारत टूट जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। और अगर कोई सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है तो वो कंट्रोल्ड फेज में है। एक आधी जगह दंगे भड़क रहे हैं, क्योंकि वो पहली बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया के यूज टू नहीं हो पाए। लेकिन ये कहना कि इससे बंटवारा हो जाएगा, भाई मुझे बंटवारा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर कोई भी कह रहा है कि बंटवारा होगा तो एक बार बताए कि किस बिहाफ पर होगा। कि लोग भड़के हुए हैं तो दोनों तरफ से भड़के हुए हैं, तो भैया वो शुरू से भड़के हुए हैं, आज से नहीं है। हाँ, बस ये है कि हिंदू रिएक्शनरी हो गया है। अगर आप ये कहें कि हम तो रिएक्शनरी थे ही, तुम क्यों रिएक्शनरी हो गए, तो वो तो गलत है। लेकिन ये रिएक्शन प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं भड़ास निकलती रहती है, और एक लेवल के बाद मामला शांत होता हुआ नजर आता। और अभी तक मैं बहुत सारे, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं ऐसे ज्यादातर मुसलमानों से मिला हूं जो कि मतलब एक आइडिया, अपना एक आइडेंटिटी अलग रखते हैं, लेकिन उनसे जब पूछा जाए कि क्या भाई साहब लड़ने के लिए तैयार हैं, तो भाई साहब अपने बच्चों को कोई नहीं मरवाना चाहता। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खास बात है, हमने अपने बंटवारे की उस इतिहास को जम के पढ़ा हुआ है कि अगर ये बंटवारा होगा, अगर इन केस होगा भी, तो कौन सा हिस्सा किसका है पता नहीं। हाँ, माइनॉरिटी को नुकसान ज्यादा होगा, ये सबको पता है, और वो होगा कैसे, क्या, वो तो अब भगवान मालिक है। लेकिन मेरा विश्वास है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये आरफा खानम जैसे, ये रवीश कुमार जैसे, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे शोर मचाते रहेंगे, टीवी डिबेट्स होती रहेंगी, मामले ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हम सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पार्टीशन की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बराक ओबामा जैसे बोलते रहेंगे, वो अपना देखें, हम नहीं देखते, हम अपना देखें, हमारे को पता है हमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही। ये डिबेट मैं यहीं, डिस्कशन यहीं रखता हूँ। बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।